हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। और मैं आज आप लोग के लिए लेकर आ गया हूँ वन शॉट वीडियो जो कि 10th क्लास के लिए क्लास कोर्स, जो कि आपको मैं प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि मैं एक ऐसा सेशन लेकर आने वाला हूँ जो कि सारे जितने भी बच्चे 10th बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत यूनिक सेशन होने वाला है। जो कि इसमें हम एक ही वीडियो में आपको सारा ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट देने वाले हैं। तो ये जो सेशन जो है आज का, ये सेशन बहुत ही एनर्जेटिक होने वाला है। तो मैं उन तमाम बच्चों से मैं ऐसा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग पूरा प्री प्लान्ड मतलब वीडियो देखने के लिए आप प्रिपेयर होकर इस वीडियो को देखेंगे तो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट आपको एक ही वीडियो में आपको समझ आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि ऑल कंसेप्ट इन वन लेक्चर, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितना भी आपका क्वेश्चन या फिर जो भी आएगा वो एक ही लेक्चर में आपको मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो बहुत सारे बच्चे अभी भी जो चिंतित हैं कि मेरा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, या फिर उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, या फिर वो अच्छा मार्क्स लाना चाह रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाला है ये सेशन। तो मेरा मकसद ही है इस सेशन का कि उन बच्चों के लिए जो अभी तक ये सोच रहे हैं कि 2025 में जो सीबीएसई 10th बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे अभी जिनको मैथ नहीं समझ आ रहा होगा, या फिर वो सोच रहे होंगे, बहुत सारे उनके मन में डाउट्स चल रहा होगा कि कैसे कंप्लीट करना है। तो आज ये सेशन उन बच्चों के लिए है जो अभी तक डाउट में है कि मेरा कैसे कंप्लीट होगा सिलेबस। तो चलिए ये सेशन को स्टार्ट करेंगे अभी बहुत ही जल्द। तो ऐसे भी आपको मैं बता दूं कि ये नवरात्रि स्पेशल जो सेशन आपके लिए मैं लेकर आया हूं, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि माँ दुर्गा आपके लिए बहुत ही अच्छा, मतलब एक नया उम्मीद आपके लिए लेकर आए होंगे। तो माँ दुर्गा से मैं ऐसा कामना करता हूँ कि आपका जो है 10th बोर्ड में अच्छा से अच्छा मार्क्स आए और आप इस वीडियो को देखकर बहुत अच्छे से समझ के और आप एग्जाम दो और उसमें आप अच्छा मार्क्स लाओ। तो मैं ऐसा कामना करता हूँ आप सारे स्टूडेंट्स के लिए कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्प करेगा। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले कि ये लेक्चर का मकसद ही था कि ऑल कंसेप्ट इन वन लेक्चर, मतलब इसी लेक्चर में आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर आपको मिल जाएंगे। मतलब कि जितना भी कंसेप्ट आपको मिलेगा वो सारा एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आप दिल थाम कर इस लेक्चर को देखेंगे। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत बड़ा सेशन होता है तो उनको पैनिक हो जाते हैं कि मतलब ये इतना बड़ा सेशन है तो मैं कैसे इसको करूंगा। तो बच्चों ये एक ही लेक्चर में आपको सारा जब कंसेप्ट मिल रहा है तो क्यों ना देखें। और पहली बात मैं बता दूं ये कि ये सेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ना ही इसका आपको कोई पैसा देना पड़ रहा है ना कुछ भी। तो आपका सिर्फ इसमें टाइम जाएगा। तो अंकित सर के साथ अगर आप एक लेक्चर देख ही लोगे तो शायद आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। मतलब कि अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देखते हो तो डेफिनेटली है कि आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री से 12 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। मतलब कि जो 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है वो आप कंप्लीट कर पाओगे। तो क्यों ना इस वीडियो को देख लिया जाए। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को जरूर देखेंगे। और बहुत सारे बच्चे इसका वेट भी कर रहे थे कि आप 10th के लिए आप लाओ वीडियो। तो मैं आपके लिए ये सेशन लेकर आया हूँ, धमाकेदार सेशन, बहुत ही एनर्जेटिक सेशन और बहुत ही अच्छा सेशन और बेस्ट कंसेप्ट के साथ ये सेशन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सारे बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। तो चलिए अब हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अब। तो सबसे पहले बच्चों की ये ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो इसका बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है।
ट्रिग्नोमेट्री पूरे वर्ड को अगर आप समझोगे तो दो वर्ड से ये निकल कर आया है। पहला है आपका ट्रिगोन और दूसरा है मेट्रॉन। चलिए इस मेट्रॉन और ट्रिगोन से ये बना है और वो इस वर्ड को कनेक्ट कर रहा है बच्चों। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर इसको भी अगर आप समझते हो, ट्राई का मतलब होता है इसमें थ्री, और गोन का मतलब होता है साइड, और मेट्रॉन का मतलब ही होता है मेजरमेंट। तो इस पूरे वर्ड को अगर बोला जाए तो ट्रिग्नोमेट्री जो है दो वर्ड से आया है, ट्रिगोन और मेट्रॉन से आया है। और ट्राई का मतलब होता है आपका तीन, और गोन का मतलब होता है साइड, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। अच्छा बच्चों, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार मैं ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट क्यों आया मेरे पास। तो मैं बता दूं कि आप जानते हो बहुत सारे ऐसे जितने जो आपके माउंट एवरेस्ट हो गया या फिर बहुत सारे ऊंचाई पे जो चीज पड़ा हुआ है आपका, बहुत सारे चीज ऊंचाई जो मतलब बहुत सारा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बहुत ऊंचाई तक वो बनाया गया है, तो उसकी हाइट को मेजर करने के लिए जनरली ट्रिग्नोमेट्री का जो कंसेप्ट हमारे पास आया वो हाइट के मेजरमेंट मतलब हाइट निकालने के लिए आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करते हो। तो आप अगर कभी भी आपके मन में अगर ऐसा सवाल आता है कि ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट हम लोग पढ़ते क्यों है, तो ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट बहुत सारे ऐसे चीज हैं जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, तो ये सारी चीजों का जो हाइट निकाला गया है ना, तो कोई आदमी के द्वारा ही कैलकुलेट किया गया है। तो ये हाइट निकाला कैसे गया है, जनरली आप जैसे सिंपल टेक्निक्स बहुत सारे ऐसे हैं जो पैरेलैक्स मेथड में आपको यूज करके बताया गया है कि ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट कैसे वहां पे यूज हो गया है। अगर आप देखना चाहते हो तो एक पैरेलैक्स मेथड होता है, उसमें आप इस एक्सपेरिमेंट को देख सकते हो कि यहाँ पे हाइट कैसे निकाला गया है पैरेलैक्स मेथड को यूज करके। माउंट एवरेस्ट या फिर बहुत सारे ऐसे चोटी हैं जिसका हाइट आप जानते हो जीके में कि इतना होता है, तो वो कैसे किसी मानव के द्वारा ही तो उस हाइट को बताया गया है। तो जनरली कंसेप्ट वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का आप यूज करते हैं और इसी कारण इसी हाइट को निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग कंसेप्ट को पढ़ते हैं। तो चलिए इस वर्ड को जब मैंने ब्रेक किया कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब कि ट्रिगोन और मेट्रॉन से ये बना है और ट्राई का मतलब होता है तीन, तो इससे पता चल रहा होगा कि पूरे वर्ड में साइड मतलब गोन का मतलब ही होता है साइड, मतलब पॉलीगॉन मतलब साइड, तो गोन का मतलब हुआ साइड और मेट्रॉन का मतलब हुआ मेजरमेंट। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग साइड का रेशियो जो होता है वो आपका एंगल देता है, और वो भी किस में एंगल देता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल देता है इसका साइड का रेशियो। इसी को हम लोग अभी जो पढ़ेंगे टी रेशियो, मतलब डिफाइन किया गया हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आया है उसका जो एंगल आया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इसका रेशियो जो है साइड का रेशियो जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल देता है, और वही डिफाइन किया गया है हमारे पूरे चैप्टर में। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है बट उनको पता नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग करते क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जो है साइड का रेशियो से निकाला गया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल, मतलब दो साइड का रेशियो जब लेते हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल देता है। तो अगर इस वर्ड को अगर डिफाइन किया जाए तो कैसे आप डिफाइन करोगे। अब आप मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हो तो ये क्या होगा, मैथ का ही ये ब्रांच है, तो आप कैसे लिखोगे इसको। तो पूरे चैप्टर में अगर आप बात किया जाए तो ये दो वर्ड से ये आया है, और पूरे चैप्टर में हम लोग एंगल्स और साइड्स जो है इसका मेजर करते हैं, मतलब साइड्स और एंगल, इसमें मेनली साइड और एंगल इन्वॉल्व होता है। और तीन तीन मतलब कि थ्री साइडेड ट्रायंगल एज्यूम करते हैं हम लोग, मतलब थ्री साइडेड फिगर को आप एज्यूम करोगे और उसी से इसका टी रेशियो को आप डिफाइन करोगे, मतलब टी रेशियो आपको निकालना है। तो चलिए इसको पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो ये आप पहले लिख लो इसको कि क्या है, दो वर्ड से निकल कर आया है ट्रिगोन और मेट्रॉन, और ट्राई का मतलब होता है थ्री, है ना, और गोन का मतलब होता है साइड, है ना। तो ये और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब कि इसको अगर डिफाइन करना चाहो तो कैसे आप डिफाइन करोगे, डिफाइन करना चाहोगे तो कैसे करोगे। चलिए दो वर्ड से ये आया था, मतलब
अब देखिए कि इट इज द, इसको अगर लिखना चाहेंगे आप ट्रिग्नोमेट्री को, तो इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the measurement of sides and angles of triangle and problem measurement of sides and यहां से आपको लिखना है and problem allied with angle। मतलब इसका ये हुआ कि ये मैथमेटिक्स का ही ब्रांच है, लेकिन इसमें डील क्या करता है, मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड जितने भी इससे प्रॉब्लम मतलब एंगल से रिलेटेड आते हैं, तो वो साइड का रेशियो जो होता है आपको एंगल देता है, मतलब प्रॉब्लम अलाइड विथ एंगल। मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग मेजरमेंट करते हैं साइड्स का, और वो साइड्स का रेशियो जो है हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल देता है। तो जनरली इसको आप डिफाइन कर लिए। अब इसमें जो है सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर इसमें 3 साइडेड फिगर का अगर जिक्र किया गया है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल को आपको एज्यूम करना है। जनरली राइट एंगल ट्रायंगल आपको लेना है और उसी से आपको जो है डेवलप किया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो एंगल आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम लोग पढ़ेंगे, जो डिफाइन किया गया है टी रेशियो सारे फंक्शन के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, तो वही राइट एंगल जो होगा उसी से हम लोग निकालेंगे टी रेशियो, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करना है। तो सबसे पहले आप एक राइट एंगल को कंसीडर कीजिए। तो सबसे पहले आप एक कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। जैसे आप एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल आप ले लीजिए, ठीक है। अब ये राइट एंगल आपको OMP, हमने क्या माना, OMP। अब यहाँ पे राइट एंगल है बच्चों, तो आपका मैं बता दूं कि अगर इस केस में अगर इसको थीटा आपने लिया है और इसको आपने क्या लिया है 90 माइनस थीटा, अब इसी से हम लोग निकालेंगे, इसको जनरली मान लेते हैं r, और ये आपका x है यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, और ये है जो y है आपका, मान लीजिए ये y दिया हुआ है। इसी से हम लोग निकालेंगे जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि अभी हम लोग निकालने वाले थे। ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये दोनों का सम ये 90 देता है। अब इसमें आपको जो है ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल से एक पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट आएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसको बोलते हैं, ये जो होता है आपका बेस, इसको आप बोलते हो हाइपोटेन्यूज। अगर राइट एंगल ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा और पाइथागोरस थ्योरम को, तो ये जो है परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर। इस लाइन को आप परपेंडिकुलर, जैसे इधर भी आप लिख सकते हो, ये परपेंडिकुलर है आपका, परपेंडिकुलर, है ना। ये परपेंडिकुलर हुआ आपका। इधर जो है आप इस लाइन को अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, तो इसको जनरली P से आप डिनोट करें, इसको R से इसको, और इसको जो है B से, इसको बेस कहा गया। तो जनरली हम इस लेंथ को x माने हैं, इसको y माने हैं। जब भी जो हाइट बताता है वो y बताता है, और जब भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जब लेते हैं ना, वर्टिकल डिस्टेंस y बताता है, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस y और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x होता है, और ये हाइपोटेन्यूज हुआ। अब इसी फिगर से एक फॉर्मूला निकला है आपका, जो कि आप अभी देखने वाले हैं, p² प्लस
बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब इसी फिगर को देखकर आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेशियो को डिफाइन करोगे। मतलब कि यहाँ पे देखो कि 3 साइडेड फिगर मैंने कंसीडर किया है, और यहाँ पे जब इससे आप निकालोगे तो क्या लिख सकते हो, p को लिखोगे OM स्क्वायर और MP स्क्वायर, और ये आप लिखोगे OP स्क्वायर। इससे आपका OM का हाइट क्या दिया हुआ है, y स्क्वायर, तो यहाँ से y स्क्वायर और ये x स्क्वायर आ गया और ये r स्क्वायर। ये जो है पाइथागोरस थ्योरम आपका आ गया। अब इसी फॉर्मूले को, अब दो रेशियो, दो साइड अगर पता होगा तो आप उस रेशियो को डिफाइन कर पाओगे, लेकिन अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो तीसरा जो अननोन साइड है इस फॉर्मूले की मदद से आप फाइंड कर पाओगे। तो जल्दी से मैं ये बताता हूं आपको कि ये जो रेशियो डिफाइन किया गया है क्या क्या है, कौन कौन से। तो मैं बता दूं कि आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सबसे पहले जो जो आपको दिया गया है आप लिख लीजिए। तो इन कंसीडर ए राइट एंगल ट्रायंगल, आपके पास क्या है देख लीजिए, है ना। गिवन में आपको जो जो माने हैं आप, तो यहाँ पे आपका जो है एंगल OMP आपने क्या माना है, 90 डिग्री माना है आपने। और ये जो है एंगल MPO आपने थीटा माना है। तो ये थीटा आपके लिए अगर है, तो ये जो है MOP, एंगल MOP जो है आपका 90 माइनस थीटा है। तो अब चलिए जल्दी से मैं ये बता दूं आपको कि ये जो है, अगर सेशन ऐसा लग रहा हो कि बहुत लंबा चलेगा तो आप पानी ये सब लेकर बैठ जाएं और ये सेशन अंत तक लगातार आपको देखें। अगर नहीं है तो थोड़ा देर आप ब्रेक ले लो और उसके बाद ये सेशन फिर से देख लो। मतलब ये पूरे एक ही वीडियो में आपको सारा जो है कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम इसको लिखें कि आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पढ़ने हैं इसमें। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका साइन थीटा। साइन थीटा को अगर आप लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको, P/H। मतलब P क्या है यहाँ, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेनस है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, OM/MP। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा YOM, मतलब P/H, ये हाइपोटेनस है तो मतलब OM/OP। तो ये आपका Y/R हो गया। इसी को हम स्टैंडर्डाइज करेंगे तो P/H लिखते हैं। कॉस थीटा का आप बता दें कि आपको क्या लिखना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा जो है आपका क्या हो जाएगा, B/H, तो BMP/OP, है ना। और ये आपका X/R और ये इसको B/H। और ये tan थीटा, मतलब कि tan थीटा का जो मान होगा वो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। मतलब परपेंडिकुलर कौन है इसमें, OM। तो परपेंडिकुलर OM है और बेस क्या है आपका, MP है। मतलब OM जो है आपका Y और ये हो गया MPX, मतलब ये जो है P/P। और अगर आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपने निकाल लिया है, आपको टोटली पढ़ना है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये रेशियो जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये एंगल दिया हुआ है, इसी रेशियो को कहते हैं हम लोग T रेशियो। और ये जो रेशियो है वो देता है इसके एंगल को, मतलब साइन थीटा को। ये जो है कॉस थीटा को, ये टैन थीटा को। मतलब ये सब जो है रेशियो को यूज किया गया है इस एंगल को निकालने के लिए, ठीक है, ये डिफाइंड किया गया है। और मैं बता दूं कि ये दो अगर नोन है तो तीसरा निकालने के लिए मैं अभी फॉर्मूला लिखा था कि ये आपको P² B² और H² आपको अप्लाई करना है हर केस में। और अभी मैं क्वेश्चन भी कराने वाला हूं इससे रिलेटेड। तो ये जो आपका है इसका उल्टा जो है आप लिख सकते हो कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का आप डायरेक्टली उल्टा लिखो, ये पूरा लिखने का कोई जरूरत नहीं है, H/P लिख देंगे। और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा होता है H/P। और आपको टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो ये जो है आपका B/P होगा। तो जनरली यही जो है आपको पढ़ना है पूरा का पूरा। तो मैं बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है क्या है, तो आपका ये जो एंगल आ रहा है ये रेशियो के कारण, दो साइड का रेशियो जो है आप देख लीजिए। यहाँ पे 3 साइडेड फिगर में लिया हूं एक राइट एंगल ट्रायंगल।
चलिए तो इसको हम लोग अभी देख लेते हैं। ये जो आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमने क्या किया है, डिफाइन किया है अभी, है ना, रेशियो। तो बच्चों अभी मैं इसका ट्रिक भी बताने वाला हूं कि इसको आपको याद कैसे रखने हैं। तो अगर मैंने जो भी बातें बताई है आपको इस चैप्टर में, क्या उससे बाहर मैं गया हूं कुछ? नहीं। मतलब कि आपने क्या 3 साइडेड फिगर लिया, एंगल को मेजर कर रहे हैं हम लोग, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब का मैंने निकाल लिया। चलिए जल्दी से इसका ट्रिक सीख लेते हैं कि इसको याद कैसे रखना है, क्योंकि ये लंबा सेशन होने वाला है। तो इसको आप देखेंगे कि कैसे इस पूरे ट्रिक को याद रखना है आपको। चलिए तो यहाँ पे जनरली मैं बता दूं, पहला जो आपका है साइन थीटा, तो साइन थीटा को आपने क्या लिखा, पी बाई एच। कॉस थीटा को क्या लिखा आपने, बी बाई एच। और टैन थीटा को आपने क्या लिखा, पी बाई बी। और साइन का उल्टा कॉसेक थीटा आपने क्या लिखा, एच बाई पी। कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक, एच बाई बी। और आपका टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा, बी बाई पी। अब मैं बता दूं कि इसको याद कैसे रखना है। याद अगर आपको नहीं याद अगर रहता है तो इसके लिए आपको ये रखना है, इसको पी से पाकिस्तान, पाकिस्तान है ना, बी से भूखा है ना, और ये पी से प्यासा, और हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हरा, और ये बी से भरा। और अगर ये 3 अगर आपको याद होते हैं तो आप पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप लिख डालोगे। मतलब इस साइन का अगर आपको याद है तो कॉसेक थीटा का आप लिख दीजिएगा, अगर आपको कॉस का याद है तो सेक का लिख दोगे, और टैन का याद है तो कॉट आप लिख दोगे। मतलब अगर ये तीनों फंक्शन का आपको अगर आपको याद है तो क्या आप ये नहीं लिख दोगे कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा? बिल्कुल लिखा जाएगा। तो मतलब पी का पाकिस्तान, एच का हिंदुस्तान, बी का भूखा और एच का हरा भरा। मतलब इस तरीके से आपको याद रखना है, पाकिस्तान, भूखा, प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा। ये आपका जो है लिखने का तरीका हुआ। अब इसमें कुछ रिलेशन देख लेते हैं हम लोग, कुछ जो कि आपको पढ़ना है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। और जनरली जो है सबसे पहले मैं कुछ रिलेशन इसमें जो है आपको बता दूं। पहला इसमें रिलेशन है आपका रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन। तो रेसिप्रोकल रिलेशन में आपका सबसे पहले साइन का आप लिख लीजिए, साइन का उल्टा होता है 1 बाई कॉसेक, है ना, साइन का उल्टा, और कॉसेक का साइन हो जाएगा, ये आप दोनों। और आपका दूसरा कॉस, तो कॉस का 1 बाई सेक, और सेक का हो जाएगा वही कॉस। मतलब यहाँ के अगर लिखते हैं तो कॉसेक थीटा अगर लिखिएगा तो 1 बाई साइन, और अगर सेक थीटा अगर आप लिखते हैं तो 1 बाई कॉस। और अगर टैन का उल्टा अगर आप देखना चाहते हो तो 1 बाई कॉट, और कॉट का उल्टा जो है आप लिखोगे तो 1 बाई टैन होता है आपका। ये जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए, ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो है कुछ रिलेशन आपको याद रखने होंगे। और यहाँ पे 2 रिलेशन और 2 फॉर्मूला जनरली यहाँ पे जो है, अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको आप ऐसा लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और अगर आप लिखते हो कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो आप इस तरीके से इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, है ना। तो ये आपको लिखने का तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें और क्या है पढ़ना कि 2 और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो है कोसेंट रूल से हम लोग निकालेंगे। जैसे अभी आपने पढ़ा tan थीटा, tan थीटा को आपने क्या लिखा था, y अपॉन x। अब इससे हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि इसको लिखेंगे क्या। तो हम लोग क्या करते हैं कि r से दोनों में डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। और मैं बता दूं कि अभी आप लोग प्रीवियस जो स्लाइड में आप देखे होंगे कि ये जो y था इसको आपने साइन थीटा, और ये जो x बाई आर था इसको आप कॉस थीटा लिख दो। तो tan थीटा को आप क्या लिख पाओगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख पाओगे। इसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं दोनों को मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में r से भागा किए हैं। मतलब r से तो y अपॉन r को साइन थीटा और x अपॉन r को कॉस थीटा आप लिख पाओगे। अब इसमें जो है जनरली एक और जो रिलेशन है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को आपने क्या लिखा था, कॉट थीटा जो कि x बटा y। देखिए यहाँ पे एक और रिलेशन कॉट थीटा के बारे में जान लेते हैं। तो
कॉट थीटा को आपने x बटा y लिखा था और दोनों को r से भागा करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो x बाई आर क्या होता है cos थीटा और y अपॉन r क्या होता है sin थीटा, तो cot थीटा का cos थीटा बाई sin थीटा आप याद रखेंगे रिलेशन। इसमें जनरली फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये चैप्टर बहुत ही आसान आपके लिए है, और अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो ये बहुत टफ है आपके लिए चैप्टर। तो ये जो भी आपको पॉइंट लिखाया जा रहा है वो आप दिमाग में इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्क्वायर वाला जो रिलेशन है, 3 आपको स्क्वायर में रिलेशन, और उसको मैं प्रूव करने के लिए भी बताऊंगा। सबसे पहले जो स्क्वायर रिलेशन है आपका स्क्वायर रिलेशन, देखिए पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये 3 स्क्वायर में रिलेशन आपको याद रखने हैं। अब चलिए बच्चों इसको देखते हैं कि इसको प्रूव करके 1 कैसे लगाया जा सकता है। तो चलिए जल्दी से इसको देख लेते हैं। तो एक का हम देखेंगे, बाकी 2 आपको खुद से करने हैं। तो चलिए एक का देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, साइन थीटा को आपने क्या पढ़ा है अभी, साइन थीटा को p बाई एच, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए p बाई एच का होल स्क्वायर, और cos थीटा को आपने पढ़ा b बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस, तो यहाँ पे b बाई एच का होल स्क्वायर। अब इसको जब स्क्वायर करेंगे आप तो p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर और ये b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे जब एच स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा p स्क्वायर b स्क्वायर, और आपने अभी पढ़ा है कि p स्क्वायर और b स्क्वायर को आप क्या लिखते हो h स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर रख दोगे तो एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, मतलब ये दोनों कट गया 1, मतलब कि ये प्रूव करके हम लोग दिखा दिए। मतलब ये रिलेशन होता है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा करते हो आप तो दोनों का सम 1 के बराबर आता है, और अभी हम लोग प्रूव करके भी देख लिए। क्या आपको अच्छा लग रहा है वीडियो? बहुत अच्छा लगना चाहिए आपको ये वीडियो, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा कंसेप्ट आपको मिल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं कि अगर आपको इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है। चलिए बच्चों, जैसे आप अभी मैं एग्जांपल आपके लिए लेता हूं। एग्जांपल sin थीटा बराबर 1/2 है और आपको फाइंड करना है सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फाइंड ऑल टी रेशियो। ऐसा क्वेश्चन आपको आर एस अग्रवाल एनसीईआरटी सारे में आपको मिल जाएगा। तो एक चीज और मैं भूल गया, इसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूं अभी थोड़ा सा। ये जो है आपको ये जो है कंसेप्ट OMP जो मैंने ट्रायंगल लिया था, तो ये जो कंसेप्ट आपका जो है ये थीटा आपने माना था। तो एक चीज और मैं बता दूं कि ये x था आपका, ये x था और ये इसको हम लोगों ने y माना था और ये था आपका r। तो मैं बता दूं बच्चों कि थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर लाइन, अगर इसको आप थीटा मान रहे हो तो ये परपेंडिकुलर लाइन, और अगर आपको इसको थीटा मानना है तो ये इस केस में अगर आप इसको थीटा मान रहे हो तो ये और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। क्या कई बार ऐसे भी क्वेश्चन घुमा कर दिया जाएगा कि अगर थीटा इसको लिए तब तो ठीक है ये परपेंडिकुलर, अगर इसको थीटा लिए तो ये परपेंडिकुलर, और अगर हम 90 इसी को खुद थीटा मान ले तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब ये और ये दोनों उस केस में क्या हो जाएगा 1 आएगा। हमेशा साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आता है, और साइन 90 पे आपको पता है कि 1 होता है कि नहीं। तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा कि थीटा जिसको आप एज्यूम करो, थीटा अगर इसको तो परपेंडिकुलर ये, थीटा इसको तो ये, इसके सामने तो ये। आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं? आ रहा होगा आपको बिल्कुल, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए साइन थीटा, अब आपको सारा टी रेशियो बताना है, मतलब बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपने पढ़ा उसका रेशियो पूछ रहा है। तो साइन थीटा मतलब क्या, ये p है और ये h है, इसमें क्या मिसिंग है b आपको निकालना है। तो एक रिलेशन आपने पढ़ा है p स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, p के जगह पे आप रख दो p, और b नहीं पता तो b को ऐसे ही रखो, h स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। चलिए यहाँ से आप 1, ये b स्क्वायर और ये आपका 4, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 मतलब 3, तो b बराबर √3। अब आपको बाकी के जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर ये आपने फाइंड कर लिया, तो अगर आपको टी रेशियो याद है, अगर वो आप ऑनेस्टली याद कर लिए हो, तो बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो रेशियो आप लोग लिखना है आपको वो लिख पाओगे आप।
जैसे साइन के बाद आता है कॉस, तो कॉस क्या होता है b बाई एच, b क्या दिया हुआ है √3 और h क्या है 2, तो इसका रेशियो आ जाएगा √3/2। कॉस के बाद आता है tan, तो tan का क्या होगा p बाई बी, तो p बाई बी, अब p क्या है 1 और b क्या है 2 है। अब इसका उल्टा आप कर दो सारा, जितना आप 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने निकाल लिया, अब 3 का उल्टा आप कर दो, तो 3 का उल्टा करोगे मतलब साइन का उल्टा कॉसेक, तो ये ऐसे ही मिल गया कॉसेक का, कॉसेक क्या हो जाएगा 2, और आपका कॉस का उल्टा सेक, तो सेक हो जाएगा 2/√3 और tan का उल्टा कॉट, मतलब इसका हो जाएगा 2। क्या बच्चों आपको समझ आया? मतलब इस तरीके का आपका रेशियो में सवाल आता है और दिया भी गया है आपको, जो कि आपको समझ आना चाहिए ये। तो ये क्वेश्चन था आपका, जो किस तरीके से आपको टी रेशियो निकालना है, और सारे क्वेश्चन में यही आपको करना है। जनरली कई बार ऐसा आपको यूज करना होगा p/h b/h, और उसको कुछ रिलेशन आपको प्रूव करना है, ठीक है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है आपका, जैसे मान लीजिए कि ऐसा दिया, ये क्वेश्चन अगर आपको दिखा तो ऐसा भी कई बार आता है कि आप जो है ऐसा क्वेश्चन ले लो, साइन थीटा अगर मान लीजिए a/b दिया हुआ है, तो इसमें अगर आपको a/b दिया हुआ है तो ये b है और ये b/h है ना, इसमें भी b आपको फाइंड करना होगा, तो p² b² फिर से लगाएंगे आप h², तो थोड़ी देर के लिए p को a², b को नहीं पता, और h जो है b² है, तो सॉरी यहाँ पे आप इसको x मान लें, b को थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, तो x² जो होगा आपका b² माइनस a², तो x बराबर क्या हो जाएगा √b² माइनस a²। अब अगर x को आपने b माना है तो यहाँ पे आप लिख डालो। अब cos का पूछता है, तो साइन मतलब cos का अगर साइन के बाद अगर cos, तो cos होता है b/h। अब b क्या है, b आया है आपका ये, तो √b² माइनस a², और h क्या है b है, तो यहाँ पे आपको b ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि tan, अगर tan लिखना है तो tan होता है p/b, अब p क्या है a और b क्या है √b² माइनस a²। तो कितने अच्छे से आपने कोई भी अगर यहाँ पे रेशियो दिया रहेगा तो आपको जो है थर्ड अननोन को पता करना है और इसको क्वेश्चन को कर देना है। तो चलिए इसमें यही में जनरली इतना ही कंसेप्ट आपको जानना था इस चैप्टर में। तो ये जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है कंप्लीट कर लिए, मतलब टी रेशियो को आपने कंप्लीट किया अभी। अब जो है नेक्स्ट चैप्टर इसमें जो है आपका, थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाओ, है ना, थोड़ा सा इसमें रिलैक्स हो जाओ, और हम लोग जो है नेक्स्ट जो है चैप्टर को पढ़ेंगे अभी। तो अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल, इसमें जनरली ये पढ़ने वाले हैं टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। तो इसमें जनरली आपको जो है वैल्यू पता करना है, जनरली वैल्यू बेस्ड इसमें रहेगा आपका क्वेश्चन, है ना। तो इसमें जनरली जैसे आप sin 45 30 ये सब जो वैल्यू है उसको आप कैसे फाइंड करते हो, प्रूव करके दिखाएंगे कि sin 30 का मान 1/2 कैसे आता है, sin 45 का मान 1/√2 कैसे आता है। तो इसमें हम लोग जो है जनरली दिखाएंगे आपको कि कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है we have to find, है ना, जनरली इसमें सीख लेते हैं टी रेशियो ऑफ एंगल 30 डिग्री 45 एंड 60, ये तीनों सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना है। जल्दी से अभी हम लोग इसको फाइंड करेंगे। तो बच्चों मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री, जैसे ही आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आ गए हो तो आपको दिमाग में क्या रखना है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो सबसे पहले इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करोगे। मैं बस आपको बताते जा रहा हूं, मैं उतना लैंग्वेज नहीं लिखूंगा। तो OMP मान लीजिए एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि पहला जो है हमको क्या निकालना है, सबसे पहले मैं 45 डिग्री को निकालता हूं। तो अगर ये थीटा है तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, ये जो है आपका
अगर मान लीजिए कि 45, तो इसको आप 45 मान लो, तो ये भी 45 होगा, 90 माइनस थीटा 45। तो अगर ये ए मानते हो तो ये भी ए हो जाएगा। अगर हम बाकी के सारे जो है 45 डिग्री, जैसे साइन 45, कॉस 45 आपने सारे फाइंड किए होंगे, और आपने कई बार देखा होगा कि साइन 45 को 1/√2 लिख देते हैं, या फिर कॉस 45 को 1/√2 लिख देते हैं। तो कैसे लिखते हैं? तो चलिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता होगा कि ये बेस है, ये जो है बेस आपको कहलाता है, और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो सबसे पहले आप इस लेंथ को, ये पता नहीं है तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस लगा ही सकते हो आप। तो पाइथागोरस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। तो OM क्या दिया हुआ है, A, तो A स्क्वायर आप ले लो, A स्क्वायर, और यहाँ पे MP क्या दिया हुआ है, देख लो A स्क्वायर, तो ये भी A स्क्वायर, OP स्क्वायर। तो यहाँ से आपका जो बच्चों आ जाएगा 2A स्क्वायर, तो OP स्क्वायर जो होगा वो आपका 2A स्क्वायर होगा। तो OP का जो वैल्यू होगा वो √2A हो जाएगा। मतलब रूट अगर आप चढ़ाते हो इस पे तो √2 × A, तो इसका जो लेंथ आ गया √2A। अब हम जो है टी रेशियो जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि नहीं, टी रेशियो जानते हैं। अगर आप यहाँ पे 45 लिए हो तो इसके सामने वाला 45, तो चलिए इसको फाइंड कर लेते हैं। तो ये आपको √2A कैसे निकला, अब यहाँ से हम लोग जो है निकालते हैं बारी बारी से, ठीक है। जैसे पहला साइन 45, तो साइन 45 आपने क्या देखा कि ये जो है थीटा है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये जो है ए, पी ये होता है, और एच ये, मतलब A/√2A, ए से ए कैंसिल, 1/√2, मतलब साइन 45 का मान 1/√2। अच्छा, 3 का निकालेंगे, बाकी 3 तो आप निकाल ही सकते हो। अब cos 45, तो cos 45 क्या होता है, cos 45 B/H, तो मतलब कि B कितना है, A है आपका, तो A, और H क्या है, √2A, तो √2A, मतलब A से A कटा तो 1/√2 हुआ। आप इसको देखिए कैसे निकाला जा रहा है। अब tan 45, तो tan 45 कैसे निकालोगे, P/V, P क्या है, A, तो A और B क्या है, A, तो दोनों कट कर वैल्यू 1। आपने देखा होगा कि sin 45 1/√2 होता है, cos 45 1/√2 होता है, और tan 45 1 होता है। और अब बाकी के 3 तो आप उल्टा कर लेंगे, sin का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec, tan का उल्टा cot। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और यही था आपका पहला जो है 45 डिग्री का हम लोगों ने निकाल लिया। चलिए बच्चों, अगर आपने लिख लिया है इसको, तो नेक्स्ट 30 डिग्री और 60 डिग्री का हम लोग निकालेंगे अभी जस्ट। तो बाकी के 3 आप लिख लीजिएगा। इसका साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा अगर कॉसेक होता है तो कॉसेक 45 √2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये हो गया 45 डिग्री का। अब हम लोग 30 और 60, तो 30 और 60 को निकालने के लिए आपको क्या करने हैं, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, है ना बच्चों। अगर आपको वो लग रहा होगा कि बहुत लंबा सेशन है, तो इसके लिए आप चिंतित ना हो, आप इस सेशन में थोड़ा सा एंजॉय कर लें। और मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि ऐसा हो जाता है कि बहुत लंबा वीडियो है तो वो देखने में थोड़ा सा मतलब उनको परेशानी होता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी तो आपके साथ जो है ये वीडियो लेकर आया हूँ, तो मेरा भी तो कुछ मकसद है। तो आपको तो अगर एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना है तो ये तो वीडियो देखना ही पड़ेगा आपको। तो आप देख लीजिएगा इसको। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पैनिक हो जाते हैं कि एक ही वीडियो में मैं कैसे कर पाऊंगा। भाई कर लो, क्या दिक्कत है, 2 महीना, अगर आप 2 महीना अगर देख ही देते हो, अंकित सर के साथ अगर लेक्चर देख लेते हो, तो आपका अगर अच्छा मार्क्स आ ही जाता है तो क्या ही जाता है इसमें। तो चलिए 45 डिग्री मतलब 45 आपने देख लिया, 30 और 60 डिग्री मतलब। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग एक 30 और 60 डिग्री का कैसे हम लोग जैसे टी रेशियो निकालते हैं। तो सबसे पहले मैंने बच्चों को बताया है कि 45 डिग्री का आपने कैसे निकाला था। तो सबसे पहले 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए आप एक कंसीडर करो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। कंसीडर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपको पता होगा कि क्या होता है। अगर आप OMP लेते हो तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, क्योंकि हमको राइट एंगल ट्रायंगल तो निकालना ही पड़ेगा।
तो यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना लेंगे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो। ये आपका सारा जो है 60 डिग्री होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो ये दोनों एंगल बराबर, तो ये 2a और 2a हम मान लेते हैं कि साइड इसका बराबर है। तो ये जो होगा आपका परपेंडिकुलर है, तो ये अगर आपका 60 हुआ तो ये 90 90 और 90, तो ये क्या हो जाएगा 30, और जब ये 30 हुआ तो ये भी 30 होगा इधर से। अब अगर ये इसका अगर 2a अगर मानते हो तो ये यहाँ से यहाँ तक इसका जो है a हो जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक a हो जाएगा। क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये साइड को बाइसेक्ट करता है। जब भी आप साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ये, मतलब साइड पे अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये साइड को बाइसेक्ट कर रहा है इक्वली a और a। इस पे जब भी परपेंडिकुलर ये होगा तो ये बाइसेक्ट करेगा। ये 60 तो ये 30 है ना। अब यहाँ से अगर आप रेशियो निकालते हो तो अगर मान लीजिए कि साइन 60 का अगर आप मान निकालना चाहते हो, 60 का पहले निकालते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये ट्रायंगल में ये हाइट निकालना हो। क्योंकि अगर ये हाइट नहीं निकालोगे तो कैसे आप फाइंड कर पाओगे रेशियो इसका, साइन 60 या फिर साइन 30 या फिर कॉस 60 कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल में आप चलिए, कहाँ पे, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इस ट्रायंगल में ODM में, तो इन राइट ट्रायंगल ODM वी हैव, तो इसमें क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर ये हुआ, बेस ये हुआ है ना। तो इसको चलिए लिखते हैं क्या, राइट एंगल है तो MD मतलब OD का स्क्वायर प्लस MD का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा OM का स्क्वायर। देखिए OD नहीं पता, OD आपको नहीं पता तो OD स्क्वायर, और MD आपको क्या पता है A स्क्वायर, और OM क्या पता है 2A का होल स्क्वायर। तो OD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर। तो OD स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो OD बराबर क्या 3A स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ से OD का जो वैल्यू आ जाएगा वो √3A हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ से √3A हो जाएगा। अब यहाँ से अगर OD का वैल्यू अगर आपको √3A आ गया तो आप यहाँ से अब निकाल सकते हो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल जो है आप निकाल सकते हो। चलिए देखते हैं। तो OD आपने देखा कि कैसे √3 आया, राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करके पाइथागोरस थ्योरम मैंने पढ़ाया है। चलिए यहाँ से देखते हैं कि साइन 60 को अगर निकालते हैं तो मैं बताया हूँ आपको कि थीटा अगर जिसको मानते हैं उसके सामने ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, तो साइन थीटा को आप लोग लिखते हो P/h। तो P क्या है √3, P ये है हाइट, तो इसका लेंथ कितना दिया √3, और यहाँ पे ये दिया हुआ है हाइपोटेनस, तो यहाँ पे 2A दिया हुआ है, तो इसका √3/2 आपने निकाल लिया। अब बच्चों देखते हैं कि cos 60 को आपने देखा होगा कि 1/2 आता है। तो देखिए cos 60 बेस, तो बेस ये है और हाइपोटेनस ये है, तो A/2A मतलब A से A कटा 1/2 है ना। अब tan 60, तो tan 60 आप निकालोगे तो tan 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो परपेंडिकुलर का लेंथ √3 है और ये A है, तो √3 आ गया आपका। अब इसी तरीके से अगर उल्टा करोगे तो cosec 60, sec 60 और cot 60 निकाल सकते हो, क्योंकि ये साइन का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec और tan का उल्टा cot, तो बाकी आप 3 का निकाल लीजिएगा। चलिए 30 डिग्री वाला निकालते हैं। तो चलिए 30 डिग्री वाला निकाल लेते हैं जल्दी से। तो थीटा अगर इसको मानते हो तो परपेंडिकुलर लाइन ये हो जाएगा। तो अगर आप साइन 30 के लिए निकाल रहे हो, साइन 30 के लिए, तो साइन 30 के लिए निकालोगे तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा साइन 30 के लिए A/2A, तो ये हो गया आपका 1/2 होगा कि नहीं। अब cos 30 के लिए, तो cos 30 अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हुआ, तो cos 30 के लिए बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस का लेंथ √3A देख लीजिए यहाँ दिया हुआ है बेस, और ये हाइपोटेनस मतलब 2A, यहाँ से 2A मतलब ये कटा √3/2 आया। अब tan 60 के लिए tan 30 सॉरी tan 30 के लिए P ये है, तो A ये P और B का लेंथ ये है √3A,
तो ये √3 है, ए से एक खत्म, 1/√3। बाकी 3 का आप निकाल लोगे, है ना। तो साइन का उल्टा कॉस, कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट करके आप निकाल लोगे। अब एक चार्ट देखते हैं, है ना, इसका एंगल का, जो कि अभी बहुत जल्द हम लोग देखते हैं इसको चार्ट, और वो चार्ट को आपको याद रखना है। तो एक ग्राफ जो है अभी हम लोग देखने वाले हैं। चलिए इससे रिलेटेड सारे क्लियर हो जाएंगे आपको। चलिए ये आपका चलिए यहाँ पे आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, एक और हो गया आपका कॉसेक, सेक, कॉट। ये 0, 30, 45, 60 और ये 90, ये सारे का हमको वैल्यू फाइंड करना है। चलिए तो 0 डिग्री पे अगर निकालते हो तो साइन 0 0 होगा, कॉस 0 डिग्री 1, टैन 0 0, कॉसेक 0 डिग्री क्या होता है 1, कॉसेक 0 डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगा आपका, क्योंकि उल्टा होता है, साइन 0 0 होता है तो 1/0 अनडिफाइंड, सेक 0 डिग्री 1 और कॉट 0 मतलब 1/tan0 मतलब अनडिफाइंड। 30 साइन 30 1/2 आपने देखा अभी, कॉस 30 √3/2, टैन 30 1/√3 और कॉसेक 30 का होता है, कॉसेक 30 का होता है 2 हो जाएगा, और सेक 30 का हो जाएगा आपका कॉस 30 तो 2/√3 और आपका कॉट 30 का मान होता है √3, है ना। चलिए साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, टैन 45 1, कॉसेक 45 √2, सेक 45 √2, ये बहुत ही आसान आपके लिए है, और कॉट 45 1। अब यहाँ पे साइन 60 तो √3/2, कॉस 60 1/2, आप देख सकते हो सारा आपको वैल्यू याद रखना होगा। टैन 60 √3, कॉसेक 60 क्या होता है, कॉसेक 60 होता है आपका 2/√3 और सेक 60 मतलब 2 और आपका कॉट 60 1/√3। ठीक है। अब यहाँ पे 90 साइन 90 1, कॉस 90 0, टैन 90 अनडिफाइंड, कॉसेक 90 जो होता है आपका क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, और सेक 90 अनडिफाइंड और कॉट 90 जो होता है वो 0 होगा, क्योंकि कॉट 90 जो है 1/∞ मतलब 0। ये चार्ट आपको याद रखने होंगे। क्वेश्चन कैसे वो पूछता है इसमें, मैं अभी क्वेश्चन भी आपके सामने डिस्कस करता हूँ, तो आपका जो है कुछ आइडिया जो है इसके बारे में लगेगा कि इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। तो चलिए ये चार्ट को आप देख लीजिए और इसको लिख भी डालिए और याद रखिएगा इसको। अब चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड आपका जो है क्वेश्चन की किस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपको पूछा कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ऐसा अगर क्वेश्चन दिया तो आपको पता है कि 1/√2 होता है, साइन 45 का मान स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कह रहा है, कॉस 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर तो 1/2 प्लस 1/2, दोनों को जोड़े हुए आप 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर दिया प्रोडक्ट में साइन 60 और कॉस 60 का मान क्या होगा, तो आपको पता है कि कॉस 60 और साइन 60 का मान इसका √3/2 और इसका 1/2 मतलब √3/4। इसी तरीके से जनरली आपको प्रोडक्ट में कभी देगा करके, जैसे अभी और भी ऐसा सवाल आ सकता है, सेक 30 डिग्री है ना, कॉस 30 डिग्री है ना, साइन 30 डिग्री, ऐसा गुना में दिया हुआ है। तो सेक 30 का मान क्या होता है आपका 2/√3, कॉस 30 का मान √3/2 और साइन 30 का मान 1/2। तो देखिए ये तो कट ही गया और ये आपका 1/2 दे दिया।
तो जनरली आपको अगर वैल्यू याद है तो आप इससे रिलेटेड जितना भी सवाल आएगा वो आप आसानी से बना देंगे। तो ये था आपका टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल, जो कि आपने अभी देखा, चार्ट भी देख लिया। 45 डिग्री कैसे प्रूव करते हैं, 30 डिग्री कैसे लाते हैं, 60 डिग्री कैसे लाते हैं, आपने अभी देख लिया। तो ये लेक्चर जो है अब हम लोग देखेंगे जो है अभी जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना, तो उसको क्यों टाइम वेस्ट करना है आपको पढ़कर, तो वो अभी हम इस सेशन में नहीं पढ़ाएंगे। तो वो आपका नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ये था आपका टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल, ठीक है। तो ये पार्टिकुलर एंगल से रिलेटेड ये लेक्चर था। चलिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि आइडेंटिटी मतलब क्या, मतलब होता क्या है आइडेंटिटी। तो बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके पूरे ट्रिग्नोमेट्री में है। इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपको, जनरली जब भी पूछा है तो 5 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। तो जनरली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। तो यहाँ पे पहचान से रिलेटेड नहीं है इसका मतलब। आइडेंटिटी मतलब यहाँ पे जो पढ़ना है कि थीटा के हर वैल्यू पे एल मतलब LHS और RHS का मान बराबर हो, उसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। एकदम हिंदी में डिफिनेशन बहुत आसान, मतलब थीटा का हर वैल्यू के लिए अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर अगर आ जाए तो उस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, है ना। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें कि थीटा के हर वैल्यू के लिए अगर कोई इक्वेशन लिखा हुआ है और अगर वो LHS और RHS दोनों बराबर आ रहा है, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर सपोज दैट मैं थीटा बराबर 45 ले लेता हूँ, तो थीटा का वैल्यू अगर 45 यहाँ लेते हो तो साइन स्क्वायर 45 और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो यहाँ पे 1/√2 होता है इसका मान साइन 45 का, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस 45 मतलब 1/√2, तो ये होता है 1/2 और 1 माइनस 1/2 हो गया। तो ये देखिए कि 1/2 और 1/2 बराबर आया कि नहीं, मतलब थीटा का कोई भी मान अगर यहाँ पे आप लेते हो और दोनों में ही सेम मान लेना है, थीटा के हर वैल्यू के लिए अगर LHS और RHS का मान अगर बराबर हो तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। तो चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं। इस एग्जांपल को आपने समझा होगा और मैं अभी बहुत सारी बातें इसमें करने वाला हूं, तो चलिए देखते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले उसको डिफाइन कर लेंगे, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते किसको है, तो चलिए एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक ratio of an angle is an equation involving trigonometric ratio of an angle is trigonometric identity if it is true for all value of angle, मतलब हर एंगल के लिए ये क्या हो, ट्रू हो, मतलब LHS और RHS बराबर हो। अब इसमें 3 कंडीशन क्रिएट होगा बच्चों। क्या क्या होगा, पहला तो आपको क्या करना है इसमें, जैसे जनरली आइडेंटिटी जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे बहुत सारे एग्जांपल इसमें ले सकते हो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये भी 1 के बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, मतलब ये जो भी है आइडेंटिटी लिखा गया है, इसमें जो भी थीटा का मान लोगे, अगर मान लीजिए 45 या 30 कुछ भी ले रहे हो एंगल की जगह पे, तो ये LHS और RHS दोनों सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। अब आइडेंटिटी में क्या होता है, फोकस ये करते, मैक्सिमम बच्चे ये करते हैं कि इसमें फॉर्मूला याद ही नहीं करते। प्रैक्टिस अगर इसमें चैप्टर में नहीं करोगे बच्चा
तो इसमें बिल्कुल ही नहीं सवाल, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट जब भी सवाल आप बनाने जाओगे तो इसमें नहीं बनने वाला है क्वेश्चन। तो जनरली बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि फॉर्मूला याद ही नहीं करते, प्रैक्टिस करते ही नहीं और सोचते हैं कि डायरेक्टली हम इसको प्रूव कर दें। तो इसमें 3 कंडीशन आपको जो है क्रिएट होगा आइडेंटिटी से रिलेटेड। अब वो क्या क्या कंडीशन है सो मैं आपको बता देता हूँ। पहला कंडीशन ये होगा LHS RHS के बराबर होना चाहिए, या आपको RHS से LHS लाना है, LHS से RHS, RHS से LHS, या दोनों को इक्वल प्रूव कर दो, दोनों को एक ही रिजल्ट के बराबर इक्वल। ये 3 ही कंडीशन इसमें आते हैं। मतलब कुछ इक्वेशन आपको दिया रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड, या तो आपको LHS से RHS लाना होगा या RHS से LHS, मतलब ये 3 कंडीशन आपका इसमें क्रिएट होगा। LHS से RHS, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर, या फिर लेफ्ट हैंड साइड अगर लाना है तो राइट हैंड साइड से चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आएगा, या फिर लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर होगा। ये 3 कंडीशन इसमें क्रिएट होगा। तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात ये आपको दिमाग में रखना है कि जब भी कोई आइडेंटिटी आपको प्रूव करना है तो आपको माइंडसेट ये बनाकर चलना है कि जो मुझे प्रूव करना है वो आएगा कैसे, है ना। वो आपको दिखना है कि क्वेश्चन अगर कैसा भी हो तो आपको वो देखना है कि वो आएगा कैसे, है ना। जनरली अगर आपको दिया हुआ है साइन, जनरली ये आपको अगर एक एग्जांपल मैं बेसिकली आपको साइन थीटा और कॉसेक स्क्वायर, जैसे अभी हम लोग एग्जांपल नहीं देखते हैं, सबसे पहले इससे रिलेटेड कुछ आइडेंटिटी जो फॉर्मूला आपको देख लेना है, उसके बाद हम एग्जांपल अगर आपको समझाएंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। तो ये अगर आपको समझ आया तो हम लोग कुछ आइडेंटिटी इसमें डिस्कस कर लेते हैं। पहले उसको फॉर्मूला को आपको ध्यान से याद रखना है, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग देख लेंगे सारे फॉर्मूला को। तो सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी, सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी, इसी को यूज करके आपको क्वेश्चन को बनाना है, यूज करना है और क्वेश्चन को बना डालना है। तो चलिए सबसे पहला जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, पहला आइडेंटिटी ये याद रखना है। इससे अगर आप फॉर्मूला बनाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, एक फॉर्मूला ये बन गया आपका। अगर कॉस स्क्वायर थीटा को लिखोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और भी अगर इसको बनाना चाहते हो साइन थीटा को तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर इसको और भी लिखना चाहते हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है कि नहीं, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा। इसी तरीके से आप साइन को भी लिख लोगे तो इससे ये आपका रिजल्ट इतना निकल गया। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पहला रिजल्ट आपको 1 रखना है, और ये ऐसे फॉर्मूला आपको निकाल लिए हम लोग। तो दूसरा रिजल्ट जल्दी से आपके सामने बोर्ड पे आ रहा है। दूसरा क्या है आपका, दूसरा देखिए, दूसरा रिजल्ट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है। मैं बता दूं कि ये जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि बहुत ही लंबा सेशन हो रहा है, तो मैं इसके लिए क्या ही बोलूँ आपको। मतलब ये सेशन जो है उन बच्चों के लिए है जो लास्ट टाइम में जो है अभी पढ़े हुए हैं, कहीं नहीं पढ़ाई किए हैं, या फिर उनको दिक्कत हो रहा है, तो उन बच्चों के लिए ये सेशन है। तो आपको मेरे तरफ से अगर कुछ अगर ऐसा हो रहा है कि बहुत लंबा वीडियो है तो मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, और मैं भी तो आपके साथ खड़ा होकर पढ़ा ही रहा हूँ इतना देर से, तो आपको तो देखना ही चाहिए। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और टैन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सब आपको आइडेंटिटी याद रखना होगा, तो ये सब आप जो है नोट डाउन कर लें जल्दी जल्दी। दूसरा जो है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए कि ये जो भी आइडेंटिटी इस तरीके से रहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा,
तो 1 ही होगा। इससे और भी आप फॉर्मूला बना सकते हो, जो कि अभी हम लोग देख लेते हैं। जैसे सेक स्क्वायर एक बना देते हैं, बाकी आप इसका लिख लीजिएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को ऐसे भी आप लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के शक्ल में है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा, और इसको लिखोगे सेक थीटा प्लस tan थीटा, है ना, और ये 1 होता है। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा अगर आपको लिखना होगा तो 1 सेक थीटा प्लस tan थीटा आप लिखोगे, और इसको जब लिखना होगा तो सेक थीटा प्लस tan थीटा जो है आप लिखोगे 1/सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो ये आपका, और इसी तरीके से इसका भी आप फॉर्मूला को डिराइव कर लोगे, ठीक है। और भी इसमें जो है बाकी जो आइडेंटिटी है जो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो बच्चों आगे जो आइडेंटिटी आपका है क्या है देख लीजिए। ये आइडेंटिटी आपने अगर लिख लिया होगा तो मैं आगे बढ़ता हूँ। और इसमें बहुत सारे फॉर्मूला आपको और भी बनाने अगर हैं तो सेक स्क्वायर थीटा को अंडर रूट, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट चला जाएगा, ठीक है। इसको भी आप सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1 लिख सकते हो, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो चलिए नेक्स्ट जो आइडेंटिटी आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ वो देख लीजिए। बहुत जल्द जो है ये कंप्लीट हो जाएगा सेशन आपका। चलिए यहाँ पे कुछ रेसिप्रोकल रिलेशन मैंने बताया था आपको, साइन थीटा कॉसेक थीटा जो है उल्टा होता है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है। यहाँ से रेसिप्रोकल रिलेशन आपको पता ही होगा, एक बार बता देता हूँ। साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1/कॉसेक थीटा, ये मैंने बताया है, और कॉसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1/साइन थीटा, है ना। तो ये आपका जनरली ठीक है, ये हो गया। अब कॉस का उल्टा जो होता है वो सेक थीटा होता है, इसका प्रोडक्ट होता है 1, और tan के साथ जो होता है वो कॉट थीटा 1 होता है। अब tan का उल्टा कॉट, तो आप जैसे साइन को लिखे हो 1/कॉसेक, तो tan को भी लिख सकते हो 1/कॉट, कॉट को भी लिख सकते हो 1/tan, कॉस थीटा को 1/सेक, और सेक को 1/कॉस आप लिख ही सकते हो। तो ये जो जनरली आपका जो है आइडेंटिटी जो आपको याद रखने होंगे कि कहाँ पे क्या लगाना है। जैसे कोई पूछा आपको tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा होता है क्या, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो जब भी आप ये आइडेंटिटी को याद रखोगे ना, तभी आपको जो है क्वेश्चन सारा बनेगा। और मेनली मैं ये बताता हूँ आइडेंटिटी से रिलेटेड कि प्रॉब्लम कहाँ आता है बच्चों को। तो प्रॉब्लम यहाँ आता है कि कई बार बच्चे जो है डायरेक्टली क्वेश्चन बनाने शुरू कर देते हैं, बिना फॉर्मूला याद किए आप क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हो। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं अगर ऐसा लूं, साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, और मैं ऐसा लिखूं क्या कि अगर यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है और ये 1 प्रूव करना है। अब आपको लगेगा कि डायरेक्टली 1 कैसे लाना है, तो देखना क्या है कि ये आपका 1 आरएचएस आएगा कैसे। तो मान लीजिए ये एग्जांपल मैं लिया हूं, तो देख लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा और इसके प्रोडक्ट को 1 प्रूव करना है, तो ये कहीं ना कहीं एक रिजल्ट है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसको लिखते हो आप, याद करो किसको लिखते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो जब साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा हुआ, तो एक रिजल्ट आप प्रोडक्ट में भी जानते हो कि साइन थीटा अगर कॉसेक थीटा 1 देता है तो क्या इसका स्क्वायर 1 नहीं देगा, दोनों साइड स्क्वायर की। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा भी तो 1 दे देगा, तो ये 1 आ गया, तो ये आपका 1 डायरेक्टली आप लिख दिए। तो इसी तरीके से सवाल आएगा बच्चों कि आपको प्रूव करने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन देगा, है ना। जनरली और भी आपको जो है क्वेश्चन, जैसे मान लो कि इस तरीके से एग्जांपल और भी ले लेते हैं हम, कि अगर आइडेंटिटी और भी किसी टाइप का अगर आपको देता है तो प्रूव कैसे करोगे आप, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा है, और अगर यहाँ पे आपको, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे आपको जो है कुछ और भी देता है, सेक स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा, है ना, कुछ भी, अगर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अगर दिया हुआ है, तो इसमें भी आप देख सकते हो
कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं आप, रिजल्ट आपको पता है, आपको सीधे अटैक करना है इस पे कि राइट हैंड साइड में लाना क्या है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा आप लिख दोगे। अब 1 आएगा कैसे, तो cos थीटा और सेक थीटा का प्रोडक्ट हम जानते हैं कि 1 होता है, तो ये आपका 1 आ गया। तो इसी तरीके से सवाल आपका आता है आपको प्रूव करने के लिए, और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं जो अभी जैसे इस बोर्ड पे मैं ये नहीं ले कर आ सकता हूँ, क्योंकि ये जो है ऑफलाइन इस तरीके से डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो इसमें मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन करवा सकता हूँ। पहले से मेरा ये जो है इसमें वो जो है पीडीएफ है नहीं इसमें, तो आप डायरेक्टली 2 एग्जांपल से समझ सकते हो कि किस तरीके से आपका जो है, और मैं क्वेश्चन का भी सेशन लेकर आऊँगा आइडेंटिटी से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आइडेंटिटी का जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप फॉर्मूला याद कर लो, उसके बाद आपको स्ट्राइक सबसे ज़्यादा कोई भी आइडेंटिटी दिया है तो राइट हैंड साइड को अटैक करो कि लाना क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस करना स्टार्ट करो। जो फॉर्मूला आप जानते हो उसी को इसमें अप्लाई करते जाना है, और आपका खुद ब खुद रिजल्ट आपके सामने दिख जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आप कर लोगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि मैं ये जो बताया हूँ आप करोगे जरूर, है ना। अब जो है लास्ट जो कि हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में पहुँच गए हैं, तो हाइट एंड डिस्टेंस को भी बहुत जल्द, और ये छोटा सा कंसेप्ट है हाइट एंड डिस्टेंस का, और मैं 2 मिनट में उसको क्लियर करूंगा और ये सेशन को बाइंड अप करूंगा जल्द। तो चलिए हाइट एंड डिस्टेंस को देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस से भी एक क्वेश्चन आपका हर साल रहता है सीबीएसई बोर्ड में, तो एक क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस से रहता ही रहता है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं जनरली, है ना। और चलिए तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं आइडेंटिटी से रिलेटेड थोड़ा सा। एक सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और आपका दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा लाना है। अब हमको देखना ये है कि प्लस में इधर सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, और इसको लाना है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए कि आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, हमने क्या बोला कि आरएचएस को देखो क्या लाना है, तो आरएचएस में आपने देखा कि सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा ही दिया है। तो चलिए इसको हम लोग जो जानते हैं उसको पहले चेंज कर लो, तो सेक को 1 बाई कॉस लिखते हो कि नहीं, अभी हम फॉर्मूला आपको बताए हैं कि सेक को, तो इसका स्क्वायर है तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हो 1 बाई साइन। अब एलएचएस से हम चल रहे हैं। अब चलिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जो है आपका वो एलसीएम में हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से ये जो है कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको अलग अलग कर लो, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर और 1 बाई साइन, इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो 1 बाई कॉस को आप लिख दोगे सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 बाई साइन को आप लिख दोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कितना आसान था आपका ये क्वेश्चन कि जब भी क्वेश्चन ऐसा आइडेंटिटी में दे तो राइट हैंड साइड को आप सोचना शुरू करो, और जो फॉर्मूला मैं जानता हूँ, जो फॉर्मूला मैं जानता हूँ ऐसे मन में आपको सोचना है कि जो मैं फॉर्मूला जानता हूँ जनरली उसी को लगा देना है। तो सेक को क्या लिख सकते हो 1 बाई कॉस, और 1 बाई साइन को क्या लिख सकते हो, मतलब कॉसेक को क्या लिख सकते हो 1 बाई साइन। ठीक है, तो आपने देखा अभी किस तरीके से मैं इसको बना डाला, है ना। चलिए तो चलिए बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस को हम लोग देख लेते हैं जनरली लास्ट टॉपिक जो कि, और उसके बाद हम लोग सेशन को बाइंड अप करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, और 2 मिनट में ये समझेंगे हम लोग, 5 से 10 मिनट लगेगा, इसको हम लोग समझ लेते हैं जनरली हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहले इसमें जो हाइट एंड डिस्टेंस को समझना है तो इसमें आपको 2 चीज़ों को समझना होगा। पहले लाइन ऑफ साइट
दो चीज, तीन चीज, लाइन ऑफ साइट है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। जनरली आपको ये तीन वर्ड और तीन वर्ड को समझना होगा और जनरली हाइट एंड डिस्टेंस आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं लाइन ऑफ साइट क्या होता है। तो देखिए इसको डिफाइन करते हैं, व्हेन एन ऑब्जर्वर looks from a point O at an object P, then line OP is called लाइन ऑफ साइट। मतलब लाइन ऑफ साइट जो है होता है क्या, लाइन ऑफ साइट, इसको आप लाइन ऑफ साइट कह सकते हो। जनरली लाइन ऑफ साइट मतलब जहां से ऑब्जर्वर देख रहा है किसी पॉइंट पी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए ऑब्जर्वर यहाँ है और पी यहाँ पे देख रहा है, तो ये जो और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये मान लीजिए कि ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो यहाँ से जो देख रहा है मान लीजिए ऊपर की ओर ऑब्जर्वर, तो ये लाइन ऑफ साइट जो है नीचे से ऊपर देख रहा है, लाइन ऑफ साइट यही है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो पी पॉइंट को ये देख रहा है, तो ये लाइन ऑफ साइट हुआ। चलिए पूरे को अगर समझना चाहते हैं तो ये यहाँ पे कोई ग्राउंड पे खड़ा होकर कोई पी पॉइंट को देख रहा है, तो इस लाइन के साथ जितना एंगल बनाएगा वो हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जनरली। पूरे फिगर को अभी हम लोग समझेंगे जनरली, है ना। तो और भी इसमें क्या लिखना है, चलिए लाइन ऑफ साइट आपको समझ आया होगा, ये डिफिनेशन लिख लीजिए आप। फिर देखते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन, पूरे फिगर को पहले समझ, है ना। मान लीजिए कि ये फिगर ही इंपॉर्टेंट है जनरली। ये मान लीजिए इस तरीके से मैं लेता हूँ, है ना, ऐसे, है ना। और ये मान लीजिए O है ऑब्जर्वर यहाँ, और यहाँ P पॉइंट है, और ये है जो मान लीजिए कुछ भी M, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। और ये अभी हम लोगों ने कहा कि लाइन ऑफ साइट जहां से आप देखते हो इस ऑब्जेक्ट को, और ये जो एंगल बना एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अभी मैं जस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल में लेता हूँ, है ना। तो सपोज इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है, लाइन ऑफ साइट आपने समझ लिया, लिखना कोई जरूरी नहीं है। देखिए ये जो लाइन ऑफ साइट है, तो ये O पॉइंट से जो यहाँ ऑब्जर्वर मान लीजिए खड़ा होकर देख रहा है, तो ऑब्जर्वर जो P पॉइंट को देख रहा है, तो इसके साथ ये जो लाइन ऑफ साइट जो आपकी आंखों के ऊपर है, ये जो ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जर्वर के आंख के ऊपर रखा गया है, और इसको जब आप ग्राउंड से देख रहे हो, तो ये जो लाइन ऑफ साइट इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जितना एंगल बनाता है उसी को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन, मोटा मोटी भाषा में अगर आप समझना चाहते हो एंगल ऑफ एलिवेशन को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब आप नीचे से ऊपर देखते हो, जैसे जनरली हम यहाँ से देख रहे हैं, पंखे को ऊपर देख रहे हैं, तो यहाँ से जितना एंगल हमारा बना, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, आप सरफेस को, प्लेन सरफेस जो एटमॉस्फेयर को आप मान लो कि हॉरिजॉन्टल है, और ये ऐसे आँख को आप ऊपर करके देख रहे हो, तो जनरली जब ऊपर करके देख रहे हो, तो ये जो एंगल बना हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, जैसे हम मान लीजिए इस तरीके से ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ ऊपर में, तो ये जो है हमारा जहाँ पे खड़ा है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये मान लो सरफेस प्लेन जो है एटमॉस्फेयर जो प्लेन सरफेस, ये जो है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन का। जब भी आप एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालते हो, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जरूर आप एक ड्रॉ करोगे या इमेजिन करोगे। जैसे अभी हम ऊपर देख रहे हैं, तो नीचे से जब ऊपर देखेंगे, तो जितना ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ लाइन ऑफ साइट जो देखने वाला जो लाइन है एंगल बनाएगा, वही एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है।
तो यहाँ पे फिगर में देखिए कि ये हॉरिजेंटल लाइन है और ये ऑब्जेक्ट को रखा गया है यहाँ पी पॉइंट पे। तो यहाँ से ऑब्जर्वर ओ पॉइंट से देख रहा है इसको, पी को, जो हमारे आंखों के ऊपर रखा गया, प्लेस्ड एबव आवर आई, इसको प्लेस किया गया है हमारे आंखों के ऊपर। अब ये लाइन ऑफ साइट इस हॉरिजेंटल लाइन के साथ जितना एंगल बनाएगा उसी को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो इस केस में जो है नीचे से ऊपर, तो नीचे से जब भी ऊपर देखोगे तो ये जो है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये लाइन ऑफ साइट जितना हॉरिजेंटल लाइन के साथ एंगल बनाता है उसी एंगल को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। कितना अच्छा था कि जब भी आपको एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर से नहीं, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, एंगल ऑफ एलिवेशन के केस में नीचे से ऊपर। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ लेते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर समझना है आपको, तो ये हम मान लीजिए ऑब्जर्वर है, यहाँ पे मान लीजिए M है और ये O है, यहाँ ऑब्जर्वर इस बार खड़ा है और यहाँ देख रहा है P पॉइंट को। तो ये जो एंगल है देखने वाला, जैसे ये हॉरिजेंटल लाइन हुआ, इस केस में हॉरिजेंटल लाइन ये हो गया आपका, और ये जो हुआ वो लाइन ऑफ साइट है। तो लाइन ऑफ साइट ये जो हो गया आपका है ना, और ये डिप्रेशन कहलाता है, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये हॉरिजेंटल लाइन जब आप O पॉइंट से किसी P पॉइंट को देख रहे हो, तो ये जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो आपकी आंखों के नीचे है। तो जब आप बिल्डिंग से, अगर किसी बिल्डिंग से या किसी टावर से अगर कोई ऑब्जेक्ट को नीचे देखोगे तो ये इस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको बोला जाता है, डिप्रेशन। और जब भी कई बार ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि बिल्डिंग से या फिर टावर से नीचे की ओर देख रहा है कोई ऑब्जर्वर, कोई भी आदमी या फिर ऑब्जर्वर, आपको जो है टावर हो या फिर पोल हो या फिर बिल्डिंग हो, अगर बिल्डिंग से कोई नीचे देख रहा है पोल को या फिर कोई टावर से देख रहा है पोल को, उस केस में जो है ऑब्जर्वर ऊपर होता है और ऑब्जेक्ट नीचे होता है। तो जब ऊपर से नीचे देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, और जो भी डिप्रेशन हो या एलिवेशन हो तो आपको एक हॉरिजेंटल लाइन इमेजिंग करना है। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट जो कि मोटा मोटी एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जनरली यही पूरे चैप्टर में आपको करना है। और कुछ आपको इसमें वैल्यू याद रखने होंगे। ज्यादा से ज्यादा इसमें टी रेशियो यूज होता है tan और cot, मोस्ट ऑफ द टाइम tan और cot के साथ आप जाएंगे। तो tan और cot यूज होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे। जैसे मान लो सपोज दैट आप बिल्डिंग से देख रहे हो, किसी बिल्डिंग, बड़े बिल्डिंग से आप नीचे कोई ऑब्जेक्ट को देखते हो, या किसी टावर पे आप हो ऊपर में, किसी नीचे कोई ऑब्जेक्ट है अगर उसको आप देख रहे हो, तो जगह ऊपर से आप नीचे देखोगे तो उस केस में डिप्रेशन होगा। तो जब ये जो हॉरिजेंटल लाइन के साथ ये लाइन ऑफ साइट जो एंगल बना रहा है, ये जो है ना लाइन ऑफ साइट हॉरिजेंटल, तो ये जितना भी एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। तो एलिवेशन नीचे से ऊपर, याद रहेगा कि नहीं, और डिप्रेशन ऊपर से नीचे, एलिवेशन नीचे से ऊपर और डिप्रेशन ऊपर से नीचे। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल समझ आया होगा कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर देखते हो तो एलिवेशन होता है उस केस में, और अगर कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे देखते हो तो डिप्रेशन होता है। तो बिल्कुल आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मैं अब ये सेशन को वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि बहुत देर से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। और ये बहुत ही अच्छा वीडियो है, और एक पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक लेक्चर को आप एक वीडियो में आप कंप्लीट कर सकते हो, और ये अपॉर्चुनिटी आपको अंकित सर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्यों ना एक अंकित सर के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर ही दोगे तो क्या होगा, बहुत सारे रील्स को लाइक कर देते होगे, बहुत सारे ऐसे शॉर्ट्स को लाइक कर देते होगे, तो क्यों ना ये वीडियो को आप लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर दो। तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग अब नेक्स्ट जो भी टॉपिक आएगा आपका, मैं बहुत जल्द आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा। तो जब भी मेरा नेक्स्ट सेशन होगा, इससे रिलेटेड जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल होंगे आपके जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उस पैटर्न पे मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो ये
अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे ये वीडियो को। तो हम सेशन को वाइंड अप करते हैं अब, और बहुत देर से ये सेशन चल रहा है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द। थैंक यू।